स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्री पिस्टन इंजन्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम क्या है जो इंजन को फ्री कर देना चाहते हैं। तो हिसाब यह है कि कंबस्शन इंजन जितना होता है खासतौर पे इंटरनल कंबस्शन यानी कि आइस इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन वो सब जनरली उसमें एक रेसिप्रोकेटिंग मास होता है यानी कि एक वजन है जो अप डाउन कर रहा है। उसे हम लोग पिस्टन कहते हैं। अब रहा बात की वो तो ठीक है वो अप डाउन हो रहा है लेकिन बात है कि वो होना नहीं चाहता है वो मतलब वैसा है और हम लोग को वैसा नहीं चाहिए, हम लोग को स्पिनिंग मास चाहिए तो हम लोग उसमें क्रैंक लगाते हैं या सीवी मोशन लगाते हैं तो या रोलर्स लगाते हैं। कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि वो अप एंड डाउन यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को स्पिन लोड से जोड़ सकें। लोड कुछ भी हो सकता है, आपका जनरेटर हो सकता है, व्हील्स हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग को बस अप डाउन मोशन को कन्वर्ट करना होता है रोटेशन में। अब रहा बात की ये बाय लॉ ऑफ फिजिक्स है, जितनी बार आप किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं उतना एनर्जी लॉस होगा। इसका आप कुछ नहीं कर सकते, कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऑब्वियसली स्टेप्स कम कर देना ही सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम रहता है। तो जो एनर्जी कन्वर्शन लॉस हो रहा है उसको घटाता है। अब रहा बात की वो तो एक प्रॉब्लम है कि ठीक है एनर्जी लॉस हो रहा है लेकिन बात है कि इससे मास भी बढ़ जाता है यानी कि इंजन का पावर टू वेट रेशियो घटता है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है यानी कि आधा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कहाँ लग रहा है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग वो आपके क्रैंक में जा रहा है। क्रैंक को ठीक से करने के लिए, बैलेंस करने के लिए और उसमें आपको ऑयलिंग भी करनी पड़ती है। मतलब आप सोच लीजिए पिस्टन ऑलमोस्ट ड्राई चल सकता है, उसको कोई खास दिक्कत नहीं है लेकिन आप जो क्रैंक जो उसको बार बार साइड बढ़ा रहा है वो वही दिक्कत कर देता है। तो एक समस्या बन जाता है। मतलब इंजन सही है, काम करता है लेकिन एक फंडामेंटल लिमिट है कि आप वो रेसिप्रोकेटिंग मास से जबरदस्ती का एक स्पिनिंग चीज चला रहे हैं, वो एक लिमिट कर देता है। अगर ऐसा हो जैसे कि हम लोग का बचपन में टॉर्च आता होगा, आप लोग शायद खेले भी होंगे कि उसमें एक मैग्नेट होता है, अप डाउन हिलाइए वो आराम से चार्ज कर देता था। तो क्या होगा अगर आज के टाइम में जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकली सब चीज चला सकते हैं तो क्या होगा, एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली निकालो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना रेसिप्रोकेटिंग मोशन से पॉसिबल है। तो क्यों ना वहां किया जाए। तो वही लॉजिक वही है कि फिजिक्स में सीधा कहता है पिस्टन अप एंड डाउन जाना चाहता है, उसे अप डाउन ही रहने दो। उससे जबरदस्ती का जोड़ो कि भैया कोई चीज स्पिन करो, वो तिगड़म हो जाता है, मजा नहीं आता, इफिशियंट नहीं रहता है। तो रहा बात की सबसे पहली बार ये आइडिया बहुत जोर से आया था बहुत पहले। तो उसमें यह था कि पिस्टन का काम करो से बूम करना, यानी कि पिस्टन एयर कंप्रेस करेगा और पिस्टन के पीछे एयर का स्प्रिंग रहेगा। यानी कि ये एरिया जो देख रहे हैं वो एयर स्प्रिंग है, यानी कि आप जैसे पिस्टन डालेंगे वो कंप्रेस होगा वो वापस बाउंस कर देगा। तो वहां एक मैकेनिकल स्प्रिंग आप नहीं दे रहे, वो चेंबर जो है वो खुद ही एयर प्रेशर काम कर रहा है। उसका एक दूसरा साइड में वहां पे मेन आपका एयर इनटेक और कंप्रेशन हो रहा है। और फिर जो आपका छोटा वाला साइड है, मतलब टी जैसा जो छोटा साइड है, वो छोटा साइड में आप कंप्रेशन फ्यूल बूम कर रहे हैं। तो ये बनाया गया। तो इसमें पिस्टन कर क्या रहा है, पिस्टन सिर्फ बूम कर रहा है और कुछ खास काम नहीं कर रहा है। तो इसमें हिसाब ये बनाया गया कि आपने कर दिया, बूम हो गया, ठीक है, लेकिन अब करो क्या। तो बात है कि एग्जॉस्ट जो निकलेगा उससे टरबाइन चलाया जाएगा, क्योंकि क्रैंक नहीं है। आपको स्पिनिंग चाहिए तो स्पिनिंग कहां से लाइएगा, तो वो टरबाइन से निकाला जा रहा है। अब रहा बात की ये आपको थॉट लगे भैया हम क्रैंक हटा क्यों दिए। बात है कि क्रैंक हटाने से बहुत सारा फचांग खत्म हो गया और टरबाइन स्मूदर आउटपुट देता है। तो और ये मतलब ओवरऑल बैलेंस के मामले में कि ये जेट इंजन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि जेट इंजन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है उसका ये आपका कंप्रेशन स्टेज, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी खाने लगेगा कंप्रेस करने में, आपका इंजन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर चलना पड़ेगा, वो पिघल जाएगा। और बहुत कम खाता है तो एयर फ्यूल अच्छा से बर्न नहीं कर पाएगा। तो बहुत बहुत बैलेंसिंग करना पड़ता है। और ये 1950s के पास रिसर्च किया जाता है। उस टाइम जेट इंजन बेयरली चल पाता। अभी का जेट इंजन का बात नहीं हो रहा है, लेकिन जिस टाइम ये गाड़ी खुली थी उस टाइम समझ लीजिए कि ये बहुत ही मतलब सीरियस प्रॉब्लम था कि जेट इंजन लोगों को समझ में आ गया बनाना, लेकिन उसको चला पाना मुश्किल था। तो लॉजिक ये था कि कंप्रेशन इंजन जो है हमारे पास, उसमें बम बम कंप्रेशन होता है, उसमें बम बम एग्जॉस्ट निकलता है। तो उसी को हम लोग जोड़ क्यों नहीं दे, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड क्यों नहीं लगा देते हैं। तो वही एग्जॉस्ट आपका टरबाइन चलाता है जिससे आपका काम होता है। अब रहा बात कि दो पिस्टन आप ऐसे फ्री कर देते हैं, लेकिन बात है फ्री कर देने में दिक्कत है, वो सिंक कैसे रहेगा। तो सिंक को ठीक करने के लिए उसके बीच में एक मैकेनिज्म लगाया जाता था जो दोनों पिस्टन को एक साथ आगे पीछे मतलब कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करेगा। और इसमें ये लोग लोब भी लगा दिए थे, वो लोब फ्यूल पंप को चलाता रहता था। मतलब डीजल में हमेशा फ्यूल पंप होता है जो टुक 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 करके, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर में फ्यूल डालना होता है, वो चलाने के लिए था। तो ये था टू स्ट्रोक सिस्टम, यानी कि ये जैसे ही पिस्टन पीछे आना शुरू हो रहा है वो रीड वाल्व से एयर सक कर रहा है, जैसे पुश करना शुरू कर रीड वाल्व बंद हो जा रहा है, दूसरा वाल्व जो कि आपका डिस्क नॉन रिटर्निंग वाल्व है वो खुल जा रहा है, तो चेंबर में हवा जा रहा है। चेंबर में जैसे हवा जा रहा है वहां पे अब कंप्रेस्ड एयर है, तो जैसे पोर्ट पीछे की तरफ जा रहा है तो वो खुल के
टू स्ट्रोक का जो पोर्ट मैकेनिज्म है कि एग्जॉस्ट पहले खुलता है, गैस बाहर जाना शुरू करता है, फिर आपका फ्रेश एयर इनटेक चार्ज आ जाता है, फिर वो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के टाइम में आप फ्यूल डालते हैं, बूम कर जाता है और ये काम करता है। ये काम करता है, मशीन बनाया गया, मैंने नीचे शेल का वीडियो दे दिया है, उन्होंने मतलब 50s में बनाया है, एक्चुअली सेल की है, मतलब ये फ्री पिस्टन इंजन ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, बनाया गया, लोकोमोटिव में डाला गया, एक पावर प्लांट में भी डाला गया, मतलब इस टाइम समझिए कंटेनर शिप्स का डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में था, तो ओर हॉलर्स करके शिप्स आते थे जिसमें खूब मेटल का ओर सब लिया जाता था, उसमें भी डाला गया। तो और इसमें लॉजिक ये था कि आप खूब सारे गैस जनरेटर, इस आपको कहते थे गैस जनरेटर, टरबाइन अलग कर दो, एक बड़ा टरबाइन बनाओ और छोटे छोटे यूनिट कर दो। जैसे बोट के केस में उन्होंने किया कि भैया आपका 4 गैस जनरेटर होगा, एक बड़ा टरबाइन होगा। तो फायदा ये होता है कि टरबाइन में ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला होता नहीं था। तो आपका अगर मान लीजिए मेंटेनेंस करना है, सर्विसिंग करनी है, तो आप 3 ठो को चलाते रहो, 1 ठो को बंद कर दो, सर्विस करते रहो। तो ये किया गया, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आया कि इसका जो आउटपुट होता है, जो इससे मतलब जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, वो पल्सेटिंग है, वो बुट 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 कर रहा है, पल्सेटिंग है। पल्स गैस नहीं पसंद है टरबाइन्स को, टरबाइन को स्मूथ और फ्लो चाहिए। स्मूथ की जगह पे आप पल्स मारिएगा, टरबाइन बोल जाएगा। और रहा बात की हर मामले में फेल किया, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत अर्ली आ गया था और उस टाइम डीजल इंजन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उतना जितना आज का डीजल इंजन बोलेगा भैया तुम्हारे पास ना तो इफिशियंसी है, ना रिलायबिलिटी है, कुछ नहीं है जो तुम हमसे भिड़ सको। लेकिन जब ये आया था तो थोड़ा टाइम के लिए ये यूनिक था, मतलब इसे लोकोमोटिव में डाला गया। तो कुछ टाइम तक इसके पास यूनिक ऑफरिंग था, बेनिफिट था कि पार्ट्स काउंट बहुत कम है, मतलब ये मैं एकदम कहूँगा पार्ट्स काउंट, कितना पार्ट्स से आप कितना हॉर्स पावर निकाल रहे हो, वो बहुत कम ये लोग कर पा दिए थे। लेकिन ये इसका एक दिक्कत था कि इसका जो स्वीट स्पॉट था बहुत टाइट था, यानी कि लोकोमोटिव में सबसे बड़ा दिक्कत वही है, लोकोमोटिव बहुत सारे रेंज पे रहता है ना, मतलब कि वो स्क्रॉल भी कर सकता है, दहाड़ भी सकता है, दोनों के बीच में अब ये होता है कि या तो दहाड़ते ही रहो फुल टाइम पे। और बाय द वे टरबाइन शुरू में खूब कोशिश किया गया था लोकोमोटिव में डालने का, फेल होने का प्राइमरी कारण उस टाइम के टरबाइंस में यही था कि लो थ्रॉटल नहीं पसंद है टरबाइंस को। टरबाइन बनाया प्लेन के हिसाब से कि भैया प्लेन टेक ऑफ किया, खत्म हो गया सर, इंजन थ्रॉटल, अब उसका पायलट ऐसे ऐसे ढिंकी चिका नहीं करता है उसके साथ, वो हो गया सर, काम खत्म, दी एंड, हमने सेट कर दिया, दी एंड, वो चल रहा है सर। कितना देर तक चलेगा? जितना दिन तक आप चलाना चाहें, जैसे मिलिट्री जेट सब में होता है ना, रिफ्यूलिंग करते रहिए, कब तक रिफ्यूलिंग कीजिए? 40 घंटा कंटिन्यूसली ऑन एयर, 80 घंटा कंटिन्यूसली ऑन एयर, जेट इंजन किस लोड पे, जिस पे बनाया गया है जिस पे बनाया गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उसके वो आज पॉसिबल हो गया है, और उसमें भी वही है कि उसको सेट कर दो, छिड़ो मत, ये नहीं संभाल पाया। तो ये पुराना आइडिया था कि फ्री पिस्टन इंजन का लोगों ने बनाया, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट काम करता था, लेकिन घूम फिर के आप देखिएगा कि आप दोनों का फचांग जोड़ रहे हैं, आपको एक बड़ा इंजन है और टरबाइन अलग से डालना पड़ रहा है, इसलिए फायदा क्या हुआ? मतलब गाड़ी खुली थी, लोगों ने बनाया, टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, यूनिक इंजीनियरिंग भी है, लेकिन चमक नहीं पाए, मतलब कि ठीक है सर आगे देखते हैं कुछ और। अब आते हैं दूसरा जिस पे सब लोग ट्राई किए हैं, जिसका नाम है फ्री पिस्टन स्टर्लिन इंजन। स्टर्लिन इंजन जो है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। बहुत सारे इंजन होते हैं जिसे कहते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन, ये महाशय होते हैं एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन, ऑलमोस्ट जेट इंजन जैसा, यानी कि आग बाहर है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है आग बाहर होने से, मतलब इसको आग से लेना देना नहीं, इसे गर्मी से लेना देना है। तो गर्मी आप किसी चीज़ से भी ला सकते हैं, आप न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा दीजिए, जैसे ये नासा का किलोवाट रिएक्टर, यहाँ रिएक्टर रहेगा, वहाँ स्टर्लिन इंजन है, आराम से काम करेगा। सोलर है, सोलर डिश एक जगह पे फोकस गर्मी कर रहा है, उससे आप स्टर्लिन इंजन चलाइए। बायोगैस है, उससे चलाइए, हाइड्रोजन, मतलब जब तक आप फ्लेम बना सकते हैं ये काम करेगा, तो इसका फ़ायदा है। अब इसमें बहुत सारे टोपोलॉजी, अल्फा बीटा ऐसा करके टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी में है, किसी को बुद्धि है कि क्रैंक हटा ही क्यों नहीं देते? क्रैंक इसमें भी था, मतलब है, आप बहुत सारे टोपोलॉजी में क्रैंक दिखेगा, तो किसी को आया कि क्रैंक हटा क्यों नहीं देते हैं, सीधे फ्लोट क्यों नहीं करने लगते? तो क्रैंक हटा दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं फ्री पिस्टन इंजन। अब रहा बात की क्या ये बनाया गया? हाँ बनाया गया, चल रहा है, जिससे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं और हीट पंप के तौर पे यूज होता है। जैसे कि ये नासा का लॉजिक है किलोवाट रिएक्टर में, कि यहाँ पे आपका बम बम रिएक्टर चलता रहेगा और उससे 10 किलोवाट तक का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकेंगे। तो वही इसका वही गैस एक्सपैंड करेगा, पुश करेगा, कंडेंस, ये मतलब स्टेज चेंज होगा। स्टेज चेंज समझना है, समझिए कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा, दूसरे जगह जाके पुश करेगा, तो एक साइकिल चलता रहेगा। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चल सके, इसके लिए स्प्रिंग पे बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसका आधा से ज़्यादा समस्या है स्प्रिंग में। अगर आपको स्प्रिंग बहुत स्टिफ बना दिए, स्टार्ट नहीं हो पाएगा, बहुत सॉफ्ट बना दिए, टूट जल्दी जाएगा, और मतलब उतना हॉर्स पावर आप निकाल नहीं पाए, तो वो बैलेंसिंग करने में दिक्कत होता है। तो रहा बात कि ये डेवलपमेंट तो हुआ, बनाया भी है, लेकिन कभी चमक नहीं पाया। आयरॉनिकली एज ए हीट पंप ये बहुत चमका, यानी कि अगर आप अभी खरीदना चाहते कि लो मैं पैसा देता हूं अभी मेरे को दे दो, क्रायो पंप्स आप जितना खरीदिएगा सारे यही होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आपका
स्टर्लिन फ्री पिस्टन इंजन, यानी अगर आप स्टर्लिन फ्री पिस्टन इंजन को समझ सकते हैं, ये टोपोलॉजी समझ सकते हैं, वैसे ही करके आपका लिक्विड नाइट्रोजन को ठंडा रखा जाता है ऑक्सीजन, मतलब क्योंकि आपने एयर डिस्टिलेशन टावर से निकाल लिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, उसे ठंडा रखोगे कैसे? मतलब ठीक है, एक बार आपने एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया, फिर कैसे ठंडा उड़ना रखेंगे? ये सब का इस्तेमाल करके किया जाता है। लिक्विड हीलियम उलियम ये सब बहुत लो टेम्परेचर जाता है बाय द वे, तो ये काम करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपका पावर प्लांट के तौर पे ये चमक नहीं पाया, लेकिन एज ए फ्रीजर वो बहुत अच्छा है। इसमें मतलब हीलियम गैस डाल के बहुत ठंडा कर पाते हैं। नासा से लेके सोलर से लेके सब लोग इसको कोशिश की है चमकाने का, अभी तक तो कोई चमका नहीं पाया। ये भले चमक जाए नासा का किलोवाट रिएक्टर, क्योंकि अगर चांद पे सीरियसली कुछ करना है किलोवाट रिएक्टर चाहिए। आपको मार्स पे कुछ करना है, बिना मार्स पे तो बिना रिएक्टर के काम नहीं होना है, क्योंकि सोलर वहां उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये हुआ फ्री पिस्टन स्टर्लिंग इंजन, मतलब पहला वाला यूज किया गया। ये समझिए टोक्यो ड्रिफ्ट मार गया भैया, इंजन में उतना चमक नहीं रहे। अब चले जाते हो रेफ्रिजरेशन में, वहां पे बहुत चमक गया, लो टेम्परेचर चाहिए, यही चलाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हुआ आपका फ्री पिस्टन स्टर्लिन इंजन। अब बात करते हैं ये एक्वेरियस का। अब ये महाशय जी एक इजरायली कंपनी है, और ये ऑलमोस्ट पहला गाड़ी है जो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट वन स्ट्रोक पे चल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली मैं देख रहा हूँ उनका पिस्टन जो है एक साइड पे जाता है बूम करता है, दूसरे साइड जाता है तो भी बूम ही करता है। मतलब दोनों साइड, मतलब टॉप डेड सेंटर बूम, बॉटम डेड सेंटर बूम। लेकिन हाँ वो मतलब दो टू स्ट्रोक सिस्टम को शादी करा दिया जबरदस्ती का। तो इसमें है डुअल साइड, मतलब पिस्टन है, पिस्टन के दोनों साइड में काम हो रहा है, और सेंट्रल पिस्टन है। पिस्टन मतलब रॉड बाहर निकलेगा आपका इधर, और इधर बाहर निकल जाएगा रॉड। तो वही है। तो रहा बात इसमें एयर इनटेक और एग्जॉस्ट कैसे करेंगे, ये पोर्ट वाला सिस्टम से करेंगे। जो शाफ्ट है, शाफ्ट में ही आपका पोर्ट लगा हुआ है, हॉलो शाफ्ट है, और एग्जॉस्ट पोर्ट है। अब रहा बात की, मैंने इनका डिजाइन देखा, सब पेपर पर पढ़ने की कोशिश की, मेरे को अभी तक समझ नहीं ये इनटेक कैसे कर रहा है। या मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपने ये हॉलो पाइप खोल दिया, वो हवा अंदर आ गया। सर हवा कंप्रेस कैसे हुआ? सक्शन कहाँ से आ जाएगा वैसा करने से? वही दिक्कत है। मतलब ठीक है, आपने एग्जॉस्ट खोल दिया, एग्जॉस्ट निकल गया, टू स्ट्रोक सिंपल है, लॉजिक है, लेकिन सर हवा आया कहाँ से? वो मतलब मे बी शायद ये 3D कैड मॉडल जो है इसमें उन्होंने पोर्ट छोटा कर दिया है ताकि कोई तुरंत कॉपी ना कर सके। बट मेरे को बस वही हजम नहीं हो रहा कि ये सांस कैसे कर रहा है, ये इंजन सांस कैसे ले रहा है। तो वो मैं नहीं क्लियर है। एग्जॉस्ट मेरे को समझ में आ रहा है, इनटेक नहीं समझ में आ रहा है। कंप्रेशन भी समझ में आ रहा है, फ्यूलिंग भी समझ में आ रहा है कि मतलब ये टॉप डेड सेंटर के पास आ रहा है, पोर्ट इंजेक्टर जो है वो उस पर मतलब इंजेक्टर डाल रहा है, वहाँ स्पार्क प्लग इग्नाइट कर दे रहा है, ठीक है, बल्ले बल्ले। लेकिन उसके बाद मतलब कि वो पुश हो गया, फ्यूल निकाल दिया। सर फ्रेश एयर कहाँ से आ रहा है आपका? आप दिखा रहे हो कि ये चेंबर है, ठीक है, चेंबर है सर, चेंबर में हवा है, वो पाइप के अंदर जाएगा, पाइप के अंदर जाएगा तो पाइप से बाहर कैसे निकलेगा? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पाइप को प्रेशराइज करना पड़ेगा, तो प्रेशराइज आप कर रहे हो। मतलब वही काफी अनसेटिस्फैक्टरी आंसर मिला मेरे को उसका। नहीं मजा नहीं, मैं नहीं बता सकता वो कैसे काम कर रहा है। मे बी कोई बेटर इंजीनियर हो या जो इस पे काम किया वो बता दे, अरे भाई ऐसा हो रहा है, तो मे बी मैं समझ जाऊँ, अभी तक तो नहीं समझ में आया। और इसका डिजाइन में जनरेटर एक्सटर्नल है, यानी कि आप इसके दोनों एंड पे एक मैग्नेट बार लगाइएगा, वो कॉइल के ऊपर ऐसा ऐसा करता रहेगा, उससे आपको एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जनरली इनके जितने डिजाइन देखे हैं उसमें अगर वो इसका 3 ठो लगा रहे हैं तो तीनों एक साथ अप डाउन कर रहा है, वो आइडिया अच्छा नहीं है, ऑफसेट नहीं है। क्योंकि वो ऐसा क्लैंप कर दे रहे हैं साइड में और उसमें मैग्नेट अप डाउन हो रहा है, और आप वही चाहोगे, क्योंकि कॉपर बहुत महंगा होता है, मैग्नेट बहुत महंगा होता है, तो क्यों आप उसमें बहुत ज़्यादा लगाना चाहोगे कि 2 छोटे लगाओ तब जाके आप ऑफसेट कर पाओगे? तो वो थोड़ा सा ऑड लगा। मतलब डिज़ाइन पूरा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बार इन्होंने बस ये फिजिकल पीस बनाया, और कंपनी लिम्बो में फंसी हुई है कुछ साल से। मतलब कि ठीक है, हल्ला कर दिया, फेसबुक पे इनका देख लिए, यूट्यूब पे देख लिए, यूट्यूब पे सिर्फ एक वीडियो है, यही वीडियो है और कुछ नहीं है। और सब लोग वही कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट पंप एंड डंप स्कीम जैसा था। मतलब किसी को ये डिजाइन अच्छा लगा, ट्राई किया, थोड़ा सा अर्ली रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद कैश बर्न करने लगे, मतलब चमक नहीं पाए। तो ये एक्वेरियस का हुआ। और उनका वही था कि हम पावर प्लांट बनाएंगे, सबस्टेशन सबके लिए हम बनाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए ऑन साइट रख देंगे ताकि आपका ग्रिड में फेलियर हो तो ये सब बचा ले। ऐसा बहुत सारा क्लेम आया, लेकिन ये इंजन है, ये चल रहा है, ये बिजली आउटपुट है, ये कभी नहीं हुआ। स्टर्लिंग का मैं कह सकता हूँ हुआ, वो शेल वाले कंपनी का तो वो तो यूज किया, म्यूजियम में रखा हुआ है, ये चमका नहीं। तो इस पर मैं कहूँगा चांसेस इसके काम करने का बहुत कम है, या मे भी कोई इंजीनियर मेरे को बताया कि भैया ये ब्रीथ कैसे कर रहा है। फिर आते हैं अपोज्ड सिलेंडर्स पे, पिस्टन नहीं, सिलेंडर्स। अपोज्ड पिस्टन भी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अपोज्ड पिस्टन ये चेंबर है। तो अपोज्ड चेंबर में होता है कि रॉड आपका एक ठो है, ठीक है, कॉमन रॉड जिसको कहते हैं, आपका रॉड एक ठो है, रॉड के दोनों तरफ में आप पिस्टन लगाते हैं और पिस्टन चेंबर में रहता है, चेंबर फिक्स रहता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक टॉप डेड सेंटर पर रहेगा, दूसरा बॉटम डेड सेंटर पर रहेगा। तो ये करते हैं। अब यहाँ पे फायदा आपके पास आता है, आप इसको 2 स्ट्रोक कर सकते हैं,
फोर स्ट्रोक भी कर सकते हैं। तो ये इसका यूनिक एडवांटेज है कि आप टू स्ट्रोक रखिए, फोर स्ट्रोक कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आपको वाल्व्स डालना पड़ेगा, पोर्ट नहीं है, इसमें वाल्व डालना होगा। और इसमें वाल्व आप कैसे चलाओगे, क्योंकि आप पता होगा क्रैंक नॉर्मल इंजन में क्रैंक से एक बेल्ट निकलता है, टाइमिंग बेल्ट कह लीजिए, टाइमिंग चेन कह लीजिए, या गियर सी हो, वो चलाता है और उसको स्प्रिंग्स होते हैं तो काफ़ी एनर्जी लगता है उसको चलाने में, स्पिन करने में। और उसमें फ़ायदा होता है कि वो मैकेनिकली हार्ड लिंक्ड है, सही टाइम पे पोर्ट खुलेगा, सही टाइम पे बंद होगा, बल्ले-बल्ले। यहाँ पे आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जवाब आता है आप नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको तिगड़म लगाना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं, आप या तो न्यूमैटिक करेंगे यानी कि एयर पिस्टन से करते रहेंगे, या सोलेनॉइड से इलेक्ट्रिकली आप पुट करेंगे। रहा बात की इलेक्ट्रॉनिक से हम लोग अगर कर सकते हैं तो वाल्व में करते हैं, बहुत बिजली खाएगा। ये टोयोटा का सबसे पहला डिज़ाइन है जो काफ़ी साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और उसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी भरपुष्ट है। रहा बात की टेक्निकली सोलेनॉइड से आप इतना तेज़ी से मास को अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत खाएगा और बहुत कॉपर खाएगा। मतलब पता चल रहा है एक आधा किलो का आपको कॉपर वहाँ लग रहा है, उतना उसमें कॉइलिंग करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि मैग्नेट उतना फोर्स का नहीं बना सकते, मैग्नेट बहुत पावरफुल आता है और आपको जो स्प्रिंग वाला फोर्स है उससे ज़्यादा दे देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सस्ते में नहीं कर पाए, मतलब पता चले इंजन के आधा दाम आपका चला जा रहा है उसके वाल्व ट्रेन में। तो लॉजिकल वही होता है कि इसीलिए कई जगह मैंने देखा है एयर कंप्रेसर रहता है। जो फ्री वाल्व एक कंपनी आई, वो भी देखिए वो एयर कंप्रेसर क्यों लगाई हुई थी इंजन में, मेरे को समझ नहीं आया कि इलेक्ट्रॉनिकली आप चलाना चाहते हो तो एयर कंप्रेसर क्यों डाल रहे हैं। बात है कि शुद्ध बोलेंगे भैया सोलेनॉइड पे चलाएं, बहुत एनर्जी खाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी खाएगा। तो वो एक थोड़ा सा लिमिट बन जाता है। या तो आप न्यूमैटिक कीजिए, सोलेनॉइड कीजिए, कुछ-कुछ डिज़ाइन में मैंने सुना है हाइड्रोलिक, लेकिन मैंने देखा नहीं है हाइड्रोलिक उतना फास्ट काम करता है। न्यूमैटिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक का पता नहीं ऑड है। और इनके डिज़ाइन में हाइड्रो न्यूमैटिक करके ऐसे-ऐसे डाला हुआ है। मतलब बहुत फचांग है वाल्व को चलाना इस केस में। मैं एकदम क्लियर हूँ, तो मतलब टू स्ट्रोक में वाल्व चलाना कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्वेरियस ने तो एकदम सॉर्ट कर दिया, और उनका वो सेलिंग पॉइंट था कि सिर्फ़ एक मूविंग पार्ट है। एक डंडी अप डाउन कर रहा है और कुछ है ही नहीं। है ही नहीं सर। लोड ही मत लो आप, और कुछ है ही नहीं। वो एक डंडी अप डाउन कर रहा है, काम खत्म, खुश चाहिए, खुश रहिए। बाकी कुछ है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे वही आता है। अब इसमें एनर्जी कैसे आप निकाल रहे हैं, तो ये आपका जो शाफ्ट है, जो कॉमन शाफ्ट है, उसी शाफ्ट पे आप ये लगा देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं, और वो कॉइल्स के थ्रू अप डाउन करता है। जैसे वो टॉर्च वाला है, एग्जैक्टली वही आप कर रहे हैं। और इसमें फायदा ये होता है कि आप इसमें दो ठो को माउंट कर, मतलब ये एक कंप्लीट यूनिट है। 2 लगाइए, 4 लगाइए, 6 लगाइए, जितना है, जितना बड़ा लगाना है लगाइए आपको, और ये मिलता है, मतलब एक तौर से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा होता है कि ये बहुत लो वाइब्रेशन देगा, यानी कि एक इधर जा रहा है, दूसरा उससे तरफ जा रहा है, टू 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 टू, आप वाइब्रेशन बहुत कम कर सकते हैं। तो वो इसका फायदा रहेगा। इस पे कुछ कंपनी काम कर रही है, एक यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही है, टोयोटा काफी साल से इस पे काम कर रहा है। ये यूनिवर्सिटी वाला है, ये टोयोटा वाला है। अब रहा बात की क्या ये चमकेगा, तो मेरे को अभी तक वाल्व में ही नहीं समझ में आया इसका। मतलब मैं जानता हूँ कि वो ऑप्टो ये न्यूमेटिक वाला, लेकिन सारी कंपनी हम वाल्व कैसे चला रहे हैं, चल रहा है सर वाल्व, अरे चला कैसे रहे। कि वाल्व चलाने में अगर मान लीजिए आपका यहाँ तक का दाम आपका फिक्स है, लेकिन आपका वाल्व में आ जा रहा है कि सर वाल्व के चलते दाम 75%, सब कह रहे हैं कि ये सस्ता है, ये छोटा है, इसलिए सर वाल्व दिखाओ ना आप कैसे चला रहे हो। क्योंकि मैं आराम से मान सकता हूँ ये सारा चीज मैं बना के आपको दे देता हूँ, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको बना के दे देता हूँ। लेकिन आप बात पूछिएगा कि वाल्व कैसे बनाते हैं, मतलब वाल्व बनाना तो आप पपेट वाल्व खरीद के ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप उस पर ये जैसे ही करने जाइएगा कि हाँ ये वाल्व को एक्चुएट एंड क्लोज करना, वो भी सिंक आप मिस नहीं कर सकते। और आपके पास वो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है कि हाँ सर ये लिफ्ट है, ये क्रैंक अगर इतना डिग्री पे है तो टाइमिंग इसी डिग्री पे ही होगा, आपको छेड़ना नहीं है। वो बेनिफिट नहीं होने का पेनल्टी पड़ता है। तो आप वाल्व कैसे चलाओगे। हाँ मे भी शायद कोई 2 स्ट्रोक का डिजाइन बना ले जिसमें इस सिस्टम में पोर्ट हो, मैंने नहीं देखा है। अगर आपके पास कोई डिजाइन है जो इस तरह का अपोज्ड चेंबर डिजाइन है लेकिन उसमें पोर्ट्स यूज हो रहा है, प्लीज आई वुड लाइक टू सी। बट कैसे आप करोगे पोर्ट की एक तरफ में जा रहा है दूसरे, कैसे करो। कर सकते हैं, ओके वेट अ मिनट, कर सकते हैं, हम ही डिजाइन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है। मतलब अगर आपको इससे दिक्कत हो रहा है, क्या बोलते हैं, ये वाल्व वाला नौटंकी से दिक्कत हो रहा है, तो आप पोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। हमको याद है सीवी इंजन में तो वही पिस्टन के पीछे से हम कंप्रेशन ले सकते हैं और पोर्ट मतलब इसको लीनियर स्कैवेंजिंग कर सकते हैं, साइड स्कैवेंजिंग, सॉरी यूनिफ्लो नहीं होगा लेकिन आपका स्कैवेंजिंग हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो वही है, तो आप इसको 2 साइड बाय साइड लगा के कर सकते हैं। देखिए मतलब ये जितने भी अपोज पिस्टन है उसमें मैं सबसे शॉकिंग वही था कि भैया इसे बनाया गया और यूज किया गया था, उसके बाद त्यागा गया। फिर कर ये स्टर्लिंग इंजन वाला वो तो मतलब
कूलर छाया हुआ है मार्केट में, बाकी कोई नहीं चमका। इज़राइली वाले भी आके हल्ला करके गायब हो गए हैं और ये टोयोटा 20 साल से करके बैठा हुआ है एंड ये दूसरी कंपनी इनको कंपनी नहीं, कॉलेज का एक ग्रांट टाइप समझ लीजिए, इनको हो गया 4 से 5 साल। देखिए कितना टाइम लगता है। मतलब मेरी संभावना कम है, बहुत कम है, ज़ीरो नहीं, कम है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका फ्री पिस्टन इंजन्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना और कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं। आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।